हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके वो क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है। इसके साथ साथ प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो इम्पॉर्टेंट केस हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रस्तावना मेंस में भी आता है। अगर आप सीजी की तैयारी कर रहे हैं, एडीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी मेंस में भी आपका जो रहता है वो प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ हम केस भी बात करेंगे और हम यहाँ पर हिंदी में बात करेंगे। हिंदी जो लीगल भाषा से हट के थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो पता होनी चाहिए। तो आज हम प्रेमबल की बात करेंगे और प्रेमबल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले हम वो पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको एक एक वर्ड का आपको मतलब समझाती चलूँगी। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, यहाँ जो प्रस्तावना में जो एक शब्द है, एक एक शब्द का अपना एक अर्थ है। तो वो क्या अर्थ है हम देखते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है संपूर्ण प्रभुत्व। तो संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? संपन्न समाजवादी का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है? तो इन सभी के अर्थ क्या होते हैं? क्योंकि विधि एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक एक वर्ड अगर आप गलत करते हैं, हिंदी में ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इंग्लिश तो फिर भी जो बहुत चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में एक एक वर्ड का जो मतलब है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको समझना होगा। क्योंकि जब आप शब्द नहीं समझेंगे, आप उसका अर्थ भी फिर कैसे आप सही जो है वो लगा सकते हैं। तो इसमें अर्थ क्या है तो हम देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? यानी कि भारत की आंतरिक या बाहरी पॉलिसी में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसकी कोई आंतरिक पॉलिसी है, भारत की कोई आंतरिक पॉलिसी है, कोई बाहर की पॉलिसी है, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कोई बाहर का देश आके नहीं कह सकता कि आप अपने इंडिया में ये पॉलिसी लागू नहीं कर सकते, ये नियम लागू नहीं कर सकते, ये विधि लागू नहीं कर सकते, ऐसा कोई बाहरी देश नहीं कह सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये अर्थ होता है। अब हम बात करें समाजवादी क्या होता है। तो समाजवादी पार्टी से नहीं रिलेट करना कि समाजवादी पार्टी है, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, समाजवादी शब्द की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समाजवादी शब्द है जो वो हमारे संविधान में कब जोड़ा गया। क्योंकि ये चीज़ जो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये आप पहले तो नोट्स ज़रूर बनाएं और अपने हाथ में हमेशा पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठे, तभी आप जो है वो वीडियो स्टार्ट करें। क्योंकि आपको एक एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो आपको नोट करना है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो समाजवादी शब्द वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट जो है वो संविधान में हुए थे। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। इसके साथ साथ एक और शब्द है पंथ निरपेक्ष।
ये शब्द भी जोड़ा गया था। तो समाजवादी का अर्थ होता है आर्थिक संसाधनों पर आधारित है। समाजवादी का अर्थ भारतीय संविधान में क्या है? आर्थिक संसाधन पर आधारित। ऐसे का आर्थिक संसाधन जो राज्य के पास है, जिसे राज्य व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुसार, है ना। तो ऐसे आर्थिक संसाधन जो राज्य के पास है, यानी जो स्टेट है उसके पास क्या है? संसाधन है, और वो व्यक्ति की जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसे क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट स्टेट नहीं दे दिया जाएगा कि जाइए आप राज्य चलाइए, या आपको जिला नहीं दे दिया जाएगा कि जाइए बिना कुछ सोचे समझे आपको दे दें कि चलो आप जाओ, ये जिला आपका है और आप इसको चलाना, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे व्यक्तियों की योग्यता होगी? तो फॉर एग्जांपल, अगर आप सीधे वो है न्यायाधीश के रूप में अगर आपको नियुक्त किया जा रहा है, तो पहले आपकी योग्यता कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम में आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप न्यायाधीश बन जाएंगे। तो इस तरह से पहले आपकी योग्यता देखी जाएगी, योग्यता के अनुसार आपको प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़ा गया है। तो इसके दो अर्थ होते हैं। पंथ निरपेक्ष, अगर आपने क्लास 12 अच्छे से पढ़ी है, क्लास 10 अच्छे से पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा ये जो है पंथ निरपेक्ष, ये शब्द आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो लेकिन संविधान में हमारे क्या है? दो अर्थ हैं इसके। पहला, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह प्रत्येक धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। यानी जो स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, वो सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, ठीक है, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, वो सभी के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। ठीक है, वो ये नहीं होगा कि हिंदू के साथ अच्छा है या मुस्लिम के साथ अच्छा नहीं है, सिख के साथ अच्छा नहीं है, या भेदभाव करें, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। स्टेट किसी भी धर्म के साथ कोई भी वो समान व्यवहार सबके साथ करना पड़ेगा, इसका ये अर्थ होता है। इसके सेकंड इसका अर्थ क्या होगा? राज्य किसी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका अर्थ हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम नहीं बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या है, इसका सामान्य अर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो राज्य किसी भी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका सेकंड अर्थ आता है। ठीक है, तो इसके शब्द के दो अर्थ निकलकर सामने आते हैं। किसी भी धर्म का मामला है, धार्मिक मामला है, तो उसमें स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ठीक है, तो इसके दो अर्थ हैं। लेकिन अब हम बात करें कि हमारे संविधान में कौन सा अर्थ जो है वो इससे रिलेटेड है, यानी किस अर्थ के बारे में ये बताता है। तो भारतीय संविधान ने अर्थ एक को स्वीकारा है, अर्थ दो को नहीं स्वीकारा है। यानी कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द आप भारतीय संविधान में देखते हैं, ठीक है, वो जो है वो हमारे संविधान में ये सेकंड अर्थ को नहीं स्वीकृति दी गई है। किसको दी गई है? फर्स्ट को, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह प्रत्येक धर्म को क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा, इसे स्वीकार किया गया। एवं राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर स्टेट किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो धर्म के में जो लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, तो वो बढ़ते चले जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ हो तो कहेंगे कि स्टेट तो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक धर्म की साइड ले, दूसरे धर्म की साइड ना ले, ऐसा नहीं है। फोर्थ नंबर आपने देखा लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र की अवधारणा सरकार से ली गई है। लोकतंत्र की जो अवधारणा है संविधान में, वो कहाँ से ली गई है? सरकार से ली गई है। तो इसके लिए यूएसए के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार अगर हम देखें तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी? तो एक ऐसी सरकार जो जनता की है, जनता द्वारा बनाई जाए, या जो जनता के लिए हो। तो इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक ऐसी सरकार जो जनता की हो, जनता द्वारा बनाई जाए, जो जनता के लिए हो। एक तो जनता की है, ठीक है, जनता की सरकार है, जनता द्वारा बनाई जा रही है और जनता के लिए हो। तो इसमें अर्थ साफ साफ समझ में आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं?
सरकार की, और किसकी बात कर रहे हैं, जनता की। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जहां जनता सरकार चुने और जनता को हक हो अपना प्रतिनिधित्व चुनने की। जब वो किसी को अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो किसके लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, ठीक है। तो वो किसके लिए हो, जनता के लिए हो। इसे कहते हैं लोकतंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो हम ही लोग जो है प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे होते हैं, जैसे वो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वैसे ही लोकतंत्र है जनता का शासन। अगर हम इसे शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें तो जनता का शासन, सामान्य भाषा में हम कह देते हैं। तो ये अवधारणा सरकार से ली गई है, लेकिन किनके अनुसार देखा हमने जी, अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जिट जब भी आपसे अगर ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको जैसे ही यहाँ पे बताई गई है सेम वैसे ही आपको लिखना है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो सब आपको नोट करना है। इसके साथ अगला जो मीन्स था गणराज्य, उसका अर्थ क्या है। तो गणराज्य, गणराज्य का अर्थ क्या है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होगा। यानी जो गणराज्य का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी राज्य, कोई राज्य है तो राज्य का जो अध्यक्ष होगा उसे कौन निर्वाचित करेगी, जनता निर्वाचित करेगी। उसे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट उसे नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसे जो राज्य की जनता है वो निर्वाचित करेगी। तो इसे क्या कहेंगे, निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो भारत के नागरिक हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, हमने प्रस्तावना में अभी पढ़ा है। तो उनको कौन सी दी जाएंगी, न्याय, धर्म, स्वतंत्रता, समानता। तो वहाँ पे आपने पढ़ी, तो भारत के संविधान को कौन सी सुविधा प्राप्त है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। फर्स्ट में न्याय का मतलब क्या है, देखो यहाँ प्रेमबल में बहुत शॉर्ट में आपको एक वर्ड दिया गया है, लेकिन इस एक शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। तो जैसे अभी हमने देखा, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, न्याय, न्याय का अर्थ क्या है, तो न्याय का अर्थ है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। यानी कि भारतीय नागरिकों को पूरी तरह से न्याय होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक रूप से न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, ठीक है। तो ये न्याय जो भारतीय नागरिक हैं उनको मिलना चाहिए। इसके बाद है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी विचार, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको अपने विचार प्रकट जो है वो विचार किसी भी चीज़ में अपने विचार बनाने, उन्हें प्रकट करने के लिए क्या है, स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, तो अभिव्यक्ति के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। विश्वास यानी बिलीव, ठीक है, तो यहाँ क्या है, विश्वास, तो विश्वास के लिए भी उन्हें स्वतंत्रता है कि वो किसी भी चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं, वो बिलीव कर सकते हैं। इसके बाद है धर्म, आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। तो धर्म क्या होता है, अगर हम देखे जाए एक तरह से, अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म की परिभाषा क्या है, आखिर धर्म होता क्या है, हम बोल देते हैं हिंदू धर्म है या कोई भी अन्य धर्म है, तो आखिर धर्म क्या होता है, तो धर्म क्या होता है, विश्वास की जो अंतिम आस्था होती है, ठीक है। तो धर्म क्या होता है, एक तरह से एक आस्था है, ठीक है, एक तरह से हम इसे आस्था कह सकते हैं, एक आस्था है जो क्या होती है, विश्वास की अंतिम स्थिति होती है, विश्वास की अंतिम अवस्था होती है। जब हमको विश्वास बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो वो कहलाती है आस्था, आस्था जिसे हम कहते हैं धर्म। इसके बाद है उपासना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं समानता। तो समानता क्या होती है, तो समानता क्या, कौन सी समानता भारतीय नागरिकों को दी गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी प्रतिष्ठा की और अवसर पाने की समानता क्या है, सभी को है। बंधुता, बंधुता का क्या अर्थ है, जो प्रस्तावना में बंधुता शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है भारत के नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाया, ठीक है। तो भारत के नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाया जाएगा, कैसे और इससे होगा क्या, अगर हम भाईचारा बढ़ाएं तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो इससे व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। अगर हम बंधुता बढ़ाते हैं, भारत के नागरिकों के बीच अगर हम भाईचारा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी।
इसके बाद दिया गया था स्वीकृति। तो भारत में संविधान की स्वीकृति कैसे हुई और इसको कैसे स्वीकार किया गया, तो भारत के लोगों ने संविधान सभा में कहाँ पे स्वीकार, भारत की जो संविधान है उसे कहाँ पर स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन ये बनता है और ऐसे क्वेश्चन ना जो हमें परेशान कर देते, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। तो भारत की जो संविधान है उसे कहाँ स्वीकार किया था और किसने स्वीकार किया था, प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि भारत के लोगों ने भारत के संविधान को भारतीय जो है संविधान सभा में स्वीकार किया था। वो दिनांक क्या थी, तो वो दिनांक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो क्या थी, 26 नवंबर 1949। ये तो इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जर्नल, ये तो सामान्य बात हो गई, 26 नवंबर ये तो सबको याद है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को याद होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपको देखो, तैयारी तो सभी करते हैं लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, हम छोड़ देते हैं, लेकिन वही चीज़ दूसरा बंदा पढ़ता है, वो ध्यान देता है, इस वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा नहीं होता है। जबकि तैयारी हमने एक जगह से की है, उसने भी वही बुक आपने पढ़ी है, वही बुक उसने पढ़ी है, लेकिन ध्यान देने की बात होती है। आप ध्यान नहीं रखते हैं और वो ध्यान रखते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ध्यान रखना है, यही छोटी छोटी चीज़ें आपका सिलेक्शन करवाएंगी, ठीक है। तो अधिनियम के रूप में संविधान को किस तरह से अपनाया गया था, तो अधिनियम के रूप में आत्मसमर्पित करते हुए स्वीकार किया था, यानी हमने आत्मा से स्वीकार किया था, ठीक है। अगर आप आत्मा से जो है स्वीकार नहीं भी किया था, लेकिन आपको लिखना है कि आत्मा से ही स्वीकार किया, क्योंकि हमने भारतीय संविधान को आत्मसमर्पित करते हुए स्वीकार किया है, यानी आत्मा से स्वीकार किया है कि हम जो है वो संविधान सभा में जब हमने स्वीकार किया था, तो संविधान को हम पूरी आत्मा से स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से संविधान को स्वीकार किया था। तो किसने किया था, भारत के लोगों ने किया था। देखो, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय संबंध कहते रहते हैं, तो भैया जब भारतीय संविधान है तो किसने स्वीकार किया होगा, हमने ही स्वीकार किया होगा। अब आप इसमें ये नहीं लिखेंगे, ना जाने कौन कौन से लोग किसी को भी लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट लिख देंगे, तो कुछ लोग राष्ट्रपति लिख देंगे, कुछ लोग प्रधानमंत्री लिख देंगे। किसने स्वीकार किया था, भारत के लोगों ने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आगे प्रस्तावना पर जो केस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिससे हम भी आगे आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ मेहनत, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो हम मेहनत करेंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट केस हैं, वो केस कौन से हैं और कौन सा जो है वो किन व्यक्तियों ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।